गुड मॉर्निंग। आज हम पैरामीशियम में न्यूट्रिशन और पैरामीशियम में क्या पढ़ेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन तथा रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पैरामीशियम क्या है, प्रोटोजोआ का एक क्या है, प्रोटोजोआ फाइलम का एक मेंबर है। ठीक है, और पैरामीशियम कैसा एनिमल्स होता है, यूनिसेल्युलर तथा एक्वाटिक एनिमल्स होती है। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, टू कॉन्ट्रैक्टाइल स्पेक्यूल्स प्रेजेंट होगा और क्या प्रेजेंट होता है, मैक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्या है, इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। तथा पैरामीशियम को और क्या कहा जाता है, स्लीपर एनिमल्स कहा जाता है। ठीक है, अर्थात मतलब स्लीपर के समान क्या कहा जाता है, इसको जंतु कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसमें पैरामीशियम में न्यूट्रिशन पोषण किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। पैरामीशियम में न्यूट्रिशन, ठीक, तो पैरामीशियम में न्यूट्रिशन होता है, वो कैसा न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक, किस प्रकार से न्यूट्रिशन पाया जाता है, इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। पिछली कक्षा मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया था, है ना, क्या बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशंस क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस ऐसा न्यूट्रिशंस होता है जो कि प्राणी में जिस प्रकार से न्यूट्रिशंस पोषण की विधि पाई जाती है, तो वैसा न्यूट्रिशंस जो होता है उसको कौन सा न्यूट्रिशंस कहते हैं, हम होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहेंगे। तो होलोजोइक न्यूट्रिशंस में कैसा होता है, सर्वप्रथम भोजन का क्या होता है, अंतर्ग्रहण होगा। क्या होता है, सर्वप्रथम भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। उसके बाद भोजन का क्या होता है, उसके बाद भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, भोजन का पाचन, पाचन के बाद क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। ठीक है, भोजन का अवशोषण होगा। भोजन के अवशोषण के बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। उसके बाद क्या होता है, स्वांगीकरण होगा। स्वांगीकरण के बाद लास्ट में क्या होता है, रिजेक्शन होता है, अर्थात बहिष्करण होता है। किसका बहिष्करण होता है, अपच्य पदार्थों का क्या होता है, बहिष्करण होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजेक्शन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्राणियों में पोषण की विधि पाई जाती है। कौन सी पोषण की विधि, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिष्करण। तो इस प्रकार की पोषण की जो विधि पाई जाती है उसको कौन से न्यूट्रिशंस कहते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहते हैं। ठीक है, तो पैरामीशियम में कैसा न्यूट्रिशंस पाया जाता है, प्राणी समभोजी अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशंस पाया जाता है। और इस होलोजोइक जो न्यूट्रिशंस होता है उसमें सर्वप्रथम भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, उसके बाद उस भोजन का पाचन होगा, फिर क्या होता है, पाचन के बाद क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। और अवशोषण के बाद क्या होता है, भोजन का स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण के बाद क्या होता है, जो अपच्य पदार्थ होता है उसको बॉडी के बाहर कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, हम बहिष्करण कहते हैं। तो इस प्रकार जो पोषण की विधि होती है उसको होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहते हैं। और ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है वो किस में पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम कि पैरामीशियम में न्यूट्रिशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, अग्र तथा पश्च भाग में क्या पाया जाता है, टू कॉन्ट्रैक्टाइल क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स पाया जाता है। ठीक है ना, और इसमें क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है तथा दूसरा क्या होता है, मैक्रोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, और इसमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, इसमें ओरल ग्रुप पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ओरल ग्रुप पाया जाता है। ठीक,
पेरिकल है, ठीक है, क्या है, पेरिकल। तथा इसका जो पेरिकल होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। तथा और क्या पढ़ा था हमने कि बॉडी में पैरामीशियम के बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होता है। अंदर की ओर क्या प्रेजेंट होगा, ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होता है। ट्राइकोसिस्ट का क्या कार्य होता है, ये जो होता है वो बैक्टीरिया को क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक है। और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी पेरिकल के चारों ओर सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तथा अंदर की ओर भी क्या प्रेजेंट होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये क्या है, हमारा ओरल ग्रुप। क्या है, पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है, खांच प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओरल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे, ओरल ग्रुप कहेंगे, है ना। मैं गलती से ना ओरल ग्रुप को ओरल ग्रुप बोल दी थी, तो आप लोग ओरल ग्रुप पढ़ना उसे, ठीक है। अब ये क्या, ठीक है। तो पैरामीशियम जो होता है वो किस में प्रेजेंट, एक्वाटिक एनिमल्स होता है, जो कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, पोखर में, है ना, नदी में और झील में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक। तो क्या पैरामीशियम में कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाएगा। अब ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो किस प्रकार से होता है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, पैरामीशियम एक्वाटिक एनिमल होता है, जो कि कहाँ पाया जाएगा, मतलब पानी में पाया जाता है ना। और क्या होता है, पानी में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स होता है। क्या पार्टिकल्स होगा, फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। ये फूड पार्टिकल जो होता है किस रूप में होता है, जैसे कि पानी में क्या क्या पाया जाता है, यूनिसेलुलर शैवाल पाया जाएगा। क्या प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर शैवाल प्रेजेंट होता है ना। और क्या प्रेजेंट होता है, ईस्ट प्रेजेंट होगा, ईस्ट प्रेजेंट होता है। तथा मृत सड़ा हुआ क्या प्रेजेंट होता है, कार्बनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। लिख देते हैं हम, कार्बनिक मटेरियल, कार्बनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो पैरामीशियम होता है वो उसका भोजन क्या होता है, से एक कोशिकी शैवाल, ईस्ट तथा मृत सड़ा हुआ जो कार्बनिक मटेरियल्स होता है उसको ये क्या करता है, भोजन के रूप में लेता है। और ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं कि इस पैरामीशियम में क्या प्रेजेंट होता है, ओरल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो ओरल ग्रुप होता है उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। ये ओरल ग्रुप जो होता है वो आगे किसका फॉर्मेशन करता है, वेस्टिब्यूल का फॉर्मेशन करता है, ठीक। ये वेस्टिब्यूल जो होता है वो किस में खुलता है, बक्कल कैविटी में खुलता है। किसमें खुलता है, बक्कल कैविटी में खुलता है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक। बक्कल कैविटी, ये जो बक्कल कैविटी होता है वो किस में खुलता है, साइटोफैरिंग्स में खुलता है। किस में खुलता है, साइटोफैरिंग्स में खुलेगा। साइटोफैरिंग्स जो होता है वो किस में खुलता है, साइटोस्टोम्स में खुलता है, ठीक है, साइटोस्टोम्स में खुलेगा। अब देखते हैं कि कैसा होता है ना। तो हम क्या जानते हैं, पैरामीशियम किस में पाया जाता है, तालाब में, अर्थात एक्वाटिक एनिमल्स होता है, ठीक है। अब एक्वाटिक एनिमल होने के कारण, ठीक, पानी में क्या क्या प्रेजेंट होगा, भोजन के रूप में शैवाल प्रेजेंट होगा, ईस्ट प्रेजेंट होता है और कार्बनिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो कार्बनिक मटेरियल, शैवाल और ये जो भोजन होता है ना, वो क्या होता है, एक खांच की संरचना मतलब ओरल ग्रुप के माध्यम से ये कहाँ पहुँचता है, वेस्टिब्यूल में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, वेस्टिब्यूल में पहुँचेगा, ठीक। वेस्टिब्यूल में जैसे ही पहुँचता है फिर यहाँ पर क्या होता है कि वेस्टिब्यूल में क्या प्रेजेंट होता है, अर्थात ओरल ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या कहते हैं, सीलिया, ठीक है। क्या प्रेजेंट हुआ, सीलिया। ये जो सीलिया होता है वो जैसे ही भोजन जो होता है वो पैरामीशियम के संपर्क में आएगा। जैसे ही भोजन पैरामीशियम के संपर्क में आता है तो ये जो सीलिया होता है वो जल में भंवर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, भंवर उत्पन्न करता है। जैसे ही जल में भंवर उत्पन्न होता है तो फिर क्या होता है कि ये शैवाल, इस जो कार्बनिक मटेरियल्स होता है ना, वो उस भंवर में क्या हो जाता है, फंस जाता है, ठीक। क्या होगा कि ओरल ग्रुप में प्रेजेंट जो सीलिया होगा वो जल में भंवर उत्पन्न करेगा और इस जल में भंवर जैसे उत्पन्न होता है तो यहाँ पर प्रेजेंट जो भोजन होता है, भोजन के रूप में क्या था, शैवाल था, ईस्ट और कार्बनिक मटेरियल। तो जो कार्बनिक मटेरियल होता है
वो उस भंवर में फंस जाएगा, ठीक। और जैसे उस भंवर में फंस जाता है तो ये जो फूड होता है ना, ये जो फूड होता है वो क्या होता है, इस ओरल ग्रुप को क्या करता है, पार करता है। अर्थात ये जो होता है वो ओरल ग्रुप में क्या करेगा, इंटर करेगा। ओरल ग्रुप में इंटर करने के बाद कहाँ जाता है, ये वेस्टिब्यूल में जाता है। कहाँ जाएगा, वेस्टिब्यूल में जाएगा। अब जैसे ही ये भोजन वेस्टिब्यूल में जाता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, छननी होता है। किसका छननी होता है, भोज्य पदार्थों का छननी होता है। क्यों भोज्य पदार्थों का छननी होगा, क्योंकि देखो पैरामीशियम के अंदर इंटर किया हुआ अर्थात ओरल ग्रुप में है ना, इंटर किया हुआ जो भोजन होता है उसमें कुछ जो होता है वो अति सूक्ष्म होता है तथा कुछ जो भोजन का पार्टिकल्स होगा वो अत्यधिक बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, भोजन का छननी होगा। अर्थात जो भोजन अत्यधिक सूक्ष्म होता है तो वो भोजन जो होता है वो इस वेस्टिब्यूल को पार कर लेगा तथा जो भोज्य पदार्थ है ना या भोजन का जो पार्टिकल्स होता है वो अत्यधिक बड़ा होगा। ऐसा भोज्य पदार्थ जो होता है वो वेस्टिब्यूल को पार नहीं कर पाता। अर्थात यहाँ पर क्या होता है, भोजन का छननी होगा। तो अब उसके बाद भोजन का छननी हुआ, फिर जो भोजन जो होता है वो वेस्टिब्यूल को पार करता है, मतलब अति सूक्ष्म भोजन। उसके बाद ये कहाँ जाता है, बक्कल कैविटी में जाएगा। कहाँ जाएगा, बक्कल कैविटी में जाएगा। फिर भोजन बक्कल कैविटी से होते हुए कहाँ जाता है, साइटोफैरिंक्स में जाता है। कहाँ जाता है, साइटोफैरिंक्स में जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि साइटोफैरिंक्स में जो भोजन होता है वो किस रूप में जाता है, पिंड के रूप में जाता है, ठीक। साइटोफैरिंक्स में भोजन जो होता है वो किस रूप में जाता है, गोलाकार पिंड के रूप में जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये जो भोजन जो होता है वो साइटोफैरिंक्स से होते हुए कहाँ जाता है, साइटोस्टोम्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है साइटोस्टोम्स में आ जाता है, ठीक है। ये क्या हमारे साइटोस्टोम, तो भोजन जो होता है वो साइटोफैरिंक्स से होते हुए कहाँ जाएगा, साइटोफैरिंक्स में जाता है, ठीक। कहाँ जाएगा, साइटोफैरिंक्स में चला जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो साइटोफैरिंक्स जो होता है यहाँ से भोजन जो होता है यहाँ पर क्या होता है, भोजन जो होता है यहाँ पर एकत्रित होता है। पूरे बॉडी का भोजन जो होता है कहाँ पर एकत्रित होता है, साइटोस्टोम्स में एकत्रित होता है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि साइटोस्टोम्स में भोजन जो होता है वो बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद किसमें मिल जाता है, एंडोप्लाज्म में मिल जाता है। कहाँ, किसमें मिल जाता है भोजन, एंडोप्लाज्म में मिल जाता है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंडोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारी खाद्य रिक्तिकाएं प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होती है, बहुत सारी फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भोजन जो होता है वहाँ पर प्रेजेंट जो वैक्यूल्स होता है उसमें क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, यहाँ पर समाहित हो जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल्स बन जाता है, ठीक है। देखो पैरामीशियम में न्यूट्रिशंस कैसे होता है, इसको एक बार समझ लो। क्या होता है कि अब पैरामीशियम जो होता है पैरामीशियम जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जल में भोजन के रूप में क्या क्या प्रेजेंट होता है, शैवाल प्रेजेंट होता है, ईस्ट प्रेजेंट होती है, और क्या होता है, कार्बनिक मटेरियल्स प्रेजेंट होता है, ठीक। अब इन कार्बनिक मटेरियल्स को पैरामीशियम जो होता है वो क्या करता है, उसका जो ओरल ग्रुप होगा यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट होगी। ये जो सिलिया होता है वो भांवर उत्पन्न करेगा और इस भांवर में क्या फंस जाता है, फूड फंस जाता है। जैसे फूड इस भांवर में फंस जाता है उसके बाद जलधारा के साथ है ना, जलधारा के साथ ये जो भोजन जो होता है ओरल ग्रुप में क्या करता है, इंटर करता है, ठीक। ओरल ग्रुप के बाद कहाँ जाता है, ये वेस्टिब्यूल में जाएगा। ये जो वेस्टिब्यूल होता है वो क्या करता है, छनने मतलब भोजन का छनने का कार्य करता है, ठीक है। अर्थात जो भोजन जो होता है वो कुछ बड़ा मतलब भोजन के रूप में कुछ बड़े पार्टिकल्स आता है और कुछ अति सूक्ष्म पार्टिकल्स आता है। तो जो अति सूक्ष्म पार्टिकल्स होता है वही इस वेस्टिब्यूल को पार करेगा और आगे बढ़ता है तथा जो बड़े पार्टिकल्स होगा भोजन का वो ओरल ग्रुप के माध्यम से बाहर चला जाता है, ठीक। अब उसके बाद वेस्टिब्यूल्स के आगे क्या होता है, बक्कल कैविटी। तो भोजन बक्कल कैविटी में प्रवेश करेगा। उसके बाद भोजन किसमें प्रवेश करता है, साइटोफैरिंक्स में प्रवेश करता है, ठीक। साइटोफैरिंक्स में ये जो भोजन होता है वो पिंड के रूप में क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है। अब उसके बाद भोजन जो होता है कहाँ जाता है, साइटोस्टोम्स में जाएगा, ठीक है। भोजन कहाँ जाता है, साइटोस्टोम्स में जाता है।
अब उसके बाद क्या होता है, अब ये क्या था, हमारा अंदर ग्रहण का प्रोसेस था। क्या था हमारा अंदर ग्रहण, अर्थात भोजन को पैरामीशियम कैसे अपने बॉडी के अंदर लेता है, उसका प्रोसेस। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें डाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे। ठीक है, डाइजेशन किस प्रकार से होगा उसको देखते हैं। तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, थोड़ा साफ कर देती हूँ। ठीक है, देखो हम क्या जानते हैं कि पैरामीशियम में टू क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। और एंडोप्लाज्मा के रूप में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है और एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें बहुत सारा क्या प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो क्या होता है, ये क्या था हमारा साइटोस्टोन था, साइटोस्टोन था। ठीक है, तो साइटोस्टोन्स में क्या भरा हुआ है, साइटोस्टोन्स में बहुत सारा क्या भरा हुआ है, भोज्य पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है, ये जो भोज्य पदार्थ होता है वो इस एंडोप्लाज्मा में क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये भोज्य पदार्थ साइटोस्टोन से निकल करके इस एंडोप्लाज्मा में क्या हो जाता है, मिल जाता है। और मिलने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है, फूड वैक्यूल्स का क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है, फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होता है कि ये जो होता है वो भोजन का क्या करता है, भोजन को क्या करता है, लेता रहता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे किसका फॉर्मेशन होता है, फूड वैक्यूल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इन फूड वैक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होता है, इन फूड वैक्यूल्स में बहुत सारा क्या प्रेजेंट होता है, भोज्य पदार्थ होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो फूड वैक्यूल्स होता है ना, वो किस क्रम में रहते हैं, किस क्रम में रहता है कि ये क्या है, पैरामीशियम का अग्रभाग है और ये पैरामीशियम का क्या है, पश्च भाग है। अग्रभाग है और ये क्या है, पश्च भाग है। ठीक, तो क्या होता है कि फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो पश्च भाग से अग्रभाग की ओर होता है। ठीक, फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन पश्च भाग से अग्रभाग की ओर होगा। और कैसे होता है, एकांतर क्रम में होता है। किस क्रम में है ये, एकांतर क्रम में ये जो है वो स्थित होता है। और ये जो फूड वैक्यूल्स होता है वो एक दूसरे को ढकेलते हुए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, फूड वैक्यूल जो होता है वो एक दूसरे को ढकेलते हुए इस एंडोप्लाज्मा में क्या होता है, भ्रमण करता है या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, साइक्लोसिस कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं हम, साइक्लोसिस कहेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान देना कि साइक्लोसिस जो होता है वो किस में होता है, तो साइक्लोसिस किस में होता है, पैरामीशियम में होता है। साइक्लोसिस मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मा में फूड वैक्यूल्स का एकांतर क्रम में भ्रमण को क्या कहते हैं हम, साइक्लोसिस कहते हैं। क्या कहेंगे, साइक्लोसिस कहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया ना, साइटोस्टोन से निकल करके भोज्य पदार्थ जो होता है वो फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से बहुत सारे फूड वैक्यूल्स का क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। पश्च भाग से अग्रभाग की ओर फूड वैक्यूल्स का एकांतर क्रम में भ्रमण होता है और इस भ्रमण को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक, और इसी फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होगा। इसी फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। जैसे ही भोजन का डाइजेशन होता है ना, भोजन का डाइजेशन होता है, फिर क्या होता है, अब ये भोजन का डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है कि ये जो फूड वैक्यूल्स होता है उसमें क्या पाई जाती है, वैक्यूल्स में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली। तो इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होता है, पेलिकल में क्या प्रेजेंट होता है, पेलिकल में एक छोटा सा छिद्र प्रेजेंट होगा। ठीक, छोटा सा छिद्र जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोपैजी कहेंगे। क्या कहेंगे, साइटोपैजी कहेंगे। ठीक, और जो फूड वैक्यूल्स का जो कोशिका झिल्ली होता है वो इसी साइटोपैजी के निकट क्या होता है, फट जाता है। और जैसे ही वैक्यूल्स की जो कोशिका झिल्ली होगी वो फट जाएगी, तो इसमें जो पदार्थ जो होता है ना, वो पदार्थ जो होता है वो साइटोपैजी के
मतलब छिद्र है तो उसमें क्या होता है, प्रवेश करता है और इस प्रकार से जो भोजन जो होता है वो क्या होता है, अपच पदार्थ जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रिजेक्शन। अर्थात पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होता है, रिजेक्शन होता है। तो किस प्रकार से हुआ वो समझ में आया ना, कैसे हुआ कि पूरे एंडोप्लाज्म में सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ, फूड जो वैक्यूल्स है उसका फॉर्मेशन हुआ और इसी फूड जो वैक्यूल्स होता है इसमें भोजन का क्या होता है, डाइजेशन होता है। जैसे ही भोजन का डाइजेशन होगा फिर भोजन का क्या होता है, स्वांगीकरण होगा तथा अब ये क्या होगा, बचा हुआ भोजन जो होता है उसका स्वांगीकरण होगा। उसके बाद जो अपच्य पदार्थ होता है तो वो जो अपच्य पदार्थ होता है वो क्या होता है, शरीर के बाहर निकल जाता है। तो शरीर के बाहर कैसे निकलता है, तो शरीर के बाहर कैसे निकलेगा हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि पेरिकल जो होता है उसमें क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसको हम क्या कहेंगे, साइटोपाइजी कहेंगे। तो जो फूड वैक्यूल्स होगा जिसमें अपच्य पदार्थ जो होता है वो भरा रहता है ना। अपच्य पदार्थ मतलब अनडाइजेस्टेड जो फूड पार्टिकल्स होता है तो उसकी फूड वैक्यूल्स की कोशिका झिल्ली फट जाएगी। फटने के बाद साइटोपाइजी के द्वारा वो जो फूड वैक्यूल्स का जो अपच्य पदार्थ होता है वो बॉडी के बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होगा, पैरामीशियम में क्या होता है, डाइजेशन होता है। अर्थात पैरामीशियम में किस प्रकार से न्यूट्रिशंस होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है। ठीक है, कैसा न्यूट्रिशंस होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस होता है। अर्थात प्राणी के समान पोषण को क्या कहते हैं हम, होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहेंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, डाइजेशन होता है और क्या होता है, उसका रिजेक्शन होता है, किसका, अपच्य पदार्थों का। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, पैरामीशियम में क्या देखेंगे, रेस्पिरेशन देखते हैं। क्या देखेंगे हम, पैरामीशियम में रेस्पिरेशन देखेंगे। पैरामीशियम में रेस्पिरेशन तथा उत्सर्जन को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन कहेंगे। ठीक, तो पैरामीशियम में रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन कैसे होता है उसको देखते हैं ना। तो हम क्या जानते हैं कि पैरामीशियम जो होता है वो कैसे एनिमल्स होता है, यूनिसेलुलर एनिमल्स होती है, अर्थात एक कोशिकीय एनिमल्स होता है ना। और हम क्या पढ़े थे कि इसमें श्वसन जो होता है वो कैसा होता है, बॉडी सरफेस से विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, बॉडी सरफेस में किसके द्वारा होता है, विसरण के द्वारा होता है ना। तो हम इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। ये क्या होता है, खाद्य वैक्यूल्स होता है। क्या होता है, खाद्य वैक्यूल्स होता है जो कि बॉडी के अग्रभाग तथा पश्च भाग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब पैरामीशियम किसमें होता है, जल में पाया जाता है। और हम क्या जानते हैं कि जल में क्या पाई जाती है, घुली हुई क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है, घुली हुई ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, ये जो घुली हुई ऑक्सीजन होता है ना, ये जो घुली हुई ऑक्सीजन होता है उसको पैरामीशियम जो होता है वो किसके माध्यम से, विसरण। ठीक है, विसरण मतलब बॉडी सरफेस पर विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन को ये क्या करता है, इंटर करता है। ठीक है, बॉडी पैरामीशियम घुली हुई ऑक्सीजन को बॉडी सरफेस से विसरण के द्वारा क्या करता है, ये मतलब लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को लिया। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर शोषण की क्रिया होगी। क्या होता है, शोषण की क्रिया। और हम जानते हैं कि शोषण की क्रिया जब भी होती है तो किसका फॉर्मेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, CO2 का फॉर्मेशन होगा। अब शोषण की क्रिया के द्वारा CO2 का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद क्या होता है, इसी विसरण बॉडी सरफेस पर इसी विसरण के द्वारा पैरामीशियम जो है वो CO2 को क्या करता है, बाहर करता है। ठीक है, CO2 को क्या करता है, बाहर करता है। ठीक है, अब शोषण की क्रिया में और किसका फॉर्मेशन होता है, भोज्य पदार्थों का फॉर्मेशन होता है ना। और किसका फॉर्मेशन होता है, कुछ एक्सट्रैक्टिव मटेरियल्स होती है, अर्थात उत्सर्जी जो पदार्थ होता है उसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। किसमें, शोषण की क्रिया में, अर्थात
क्योंकि यहाँ पर उत्सर्जी मटेरियल के पैरामीशियम में उत्सर्जी मटेरियल के रूप में क्या रहता है, अमोनिया रहता है। क्या रहता है, अमोनिया। तो ये जो उत्सर्जी मटेरियल अमोनिया होता है ना, तो इसको भी विसरण बॉडी सरफेस पर विसरण के माध्यम से पैरामीशियम जो है इसको क्या करता है, बाहर करता है। ठीक है, एकदम सरल है ये समझने के लिए। कैसे समझना है, देखो पैरामीशियम किस में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। ठीक, तो जल में क्या होता है, घुली हुई ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, घुली हुई ऑक्सीजन होगा, जिसको क्या कैसे लेता है, घुली हुई ऑक्सीजन को। ये क्या है, बॉडी है। तो बॉडी सरफेस पर विसरण के माध्यम से, बॉडी सरफेस पर विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन को क्या करता है, ये लेता है। ठीक है, इंटर करता है। ऑक्सीजन जो है वो बॉडी पर इंटर होगा। उसके बाद शोषण के माध्यम से जो CO2 जो होता है वो बनेगा, उसको मिश्रण के माध्यम से बॉडी सरफेस से क्या करता है, ये बाहर करता है, जो CO2 बाहर हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर श्वसन की क्रिया में कुछ भोज्य पदार्थों का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, तथा कुछ एक्सट्रैक्टिव जो मटेरियल्स होता है उसका भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और एक्सट्रैक्टिव मटेरियल के रूप में क्या होता है, यहाँ पर NH3 होता है। तो ये जो NH3 होता है उसको भी मिश्रण के माध्यम से ही क्या कर दिया जाता है, बॉडी के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़े, पैरामीशियम में रेस्पिरेशन जो होता है वो मिश्रण के द्वारा होगा, तथा एक्सक्रीशन भी जो होता है वो मिश्रण के माध्यम से एक्सट्रैक्टिव मटेरियल को बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये था हमारा पैरामीशियम में क्या था, रेस्पिरेशन था। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, पैरामीशियम में क्या देखेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे हम, ऑस्मोरेगुलेशन देखेंगे। पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन, परासरण नियंत्रण, रेगुलेशन। ठीक है, पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन अर्थात पैरामीशियम में परासरण नियंत्रण। तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, पानी का नियंत्रण। ठीक है, बॉडी में जो अतिरिक्त जो वाटर रहता है ना, तो उसका नियंत्रण किस प्रकार से होता है, तो उसी को कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन अर्थात परासरण नियंत्रण कहते हैं। ठीक है, तो जो पैरामीशियम होता है उसमें ऑस्मोरेगुलेशन को नियंत्रित करने के लिए अर्थात जो साइटोप्लाज्मा होगा है ना, एक साइटोप्लाज्मा है, तो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट जो अतिरिक्त पानी होता है तो उसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है, पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन का नियंत्रण करने वाला क्या पाया जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, जो कि पैरामीशियम के अग्रभाग में तथा पृष्ठभाग में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, पैरामीशियम के अग्रभाग में तथा पृष्ठभाग में क्या प्रेजेंट होता है, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है यही क्या करता है, ऑस्मोरेगुलेशन अर्थात जो बॉडी में जो अतिरिक्त जल की मात्रा होती है उसको ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक, तो ऑस्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि ये क्या है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। किसका साइटोप्लाज्म है, पैरामीशियम का क्या है, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होती है, अनिक्सिडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, बना लो, ये क्या है, अनिक्सिडिया है। अब उसके बाद क्या पाया जाता है कि यहाँ पे ये क्या होता है, ओरल ग्रू होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा, ओरल ग्रू प्रेजेंट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्टोन कहेंगे। क्या कहेंगे, साइटोस्टोन कहेंगे। ये क्या होता है, वेस्टिब्यूल होगा। ये क्या होता है, बक्कल कैविटी होता है। ठीक, बक्कल कैविटी होगा। ये क्या होता है, साइटोफाइरिंग्स होगा। साइटोफाइरिंग्स साइटोस्टोम में खुलता है। ठीक है, इसको तो आप लोग जानते भी हो, पढ़ लियो। तो हम कहाँ पढ़ते हैं कि ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है वो पैरामीशियम में कैसे होगा। तो ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या पाया जाता है, 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। ये जो होता है वैक्यूल्स है। ठीक, और ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो अतिरिक्त मात्रा होती है जल का वो कहाँ चला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एकत्रित होने लगता है। कहाँ एकत्रित होने लगता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, पानी की अतिरिक्त मात्रा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एकत्रित होगा। अब जैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पानी की अतिरिक्त जो मात्रा होती है वो एकत्रित होती है, फिर उसके बाद पानी की जो अतिरिक्त एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से
पानी जो वाटर जो होता है वो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है वाटर, फीडर केनाल में जाता है। ठीक, कहाँ जाता है, फीडर केनाल में जाता है। और इस फीडर केनाल को हम क्या कहते हैं, रेडिनल केनाल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिनल केनाल कहते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान देना। अब उसके बाद क्या होता है, देखो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है, क्या है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है तो इसको हम क्या कहते हैं, फीडर केनाल या रेडियल, चलो लिख दो रेडियल केनाल। ठीक है, या और इसको क्या कहा जाता है, फीडर केनाल कहा जाता है, फीडर केनाल। ठीक, और इसको क्या कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का ये वाला भाग क्या कहलाता है, इनफुला कहलाता है। क्या कहलाता है, इनफुला कहलाता है। ठीक है, और ये जो इनफुला होता है वो कहाँ खुलता है, तो इनफुला जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में खुलता है। कहाँ खुलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में खुलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, ये क्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। ठीक, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में ये इस भाग को क्या कहते हैं हम, रेडियल केनाल या फीडर केनाल। ठीक है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है, इनफुला कहलाता है। ये जो इनफुला होता है वो किस में खुलता है, तो इनफुला जो होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में खुलता है। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम कि साइटोप्लाज्म में जो अतिरिक्त पानी होता है, साइटोप्लाज्म में जो अतिरिक्त पानी होता है वो कहाँ जमा होने लगता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जमा होने लगेगा। अब उसके बाद ये जो अतिरिक्त पानी जो होता है वो कहाँ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फीडर केनाल में जाता है। ठीक, फीडर केनाल से वाटर जो होता है वो कहाँ जाता है, इनफुला में जाता है। कहाँ जाता है, इनफुला में जाता है। अर्थात रेडियल जो केनाल होता है वहाँ वो कहाँ खुलता है, इनफुला में खुलता है। रेडियल केनाल जो होता है वो कहाँ खुलता है, इनफुला में खुलता है। अब उसके बाद हम क्या जानते हैं कि इनफुला जो होता है वो कहाँ खुलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में खुलता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कहाँ खुलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में खुलता है। इसको साफ करते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ चला गया, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में चला गया। अर्थात पूरे मतलब पैरामीशियम के पूरे बॉडी का जो अतिरिक्त जो वाटर होता है वो कहाँ चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में चला जाता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में पानी का जमा होने लगता है, वैसे ही इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो आकार होता है क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, डायस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायस्टोल। क्या कहा जाएगा, डायस्टोल कहा जाएगा। क्यों डायस्टोल कहा जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में अत्यधिक पानी का जमा होने के कारण कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का आकार जो होता है वो बढ़ने लगता है, अर्थात फूलने लगता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, डायस्टोल कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद डायस्टोल के बाद क्या प्रोसेस आता है कि इसमें फिर क्या होता है कि अचानक मतलब एक निश्चित आकार, कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल जो होता है वो एक निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में सिकुड़न पैदा होने लगता है। क्या पैदा होने लगता है, इसमें क्या होने लगता है, सिकुड़न। ठीक है, क्या होने लगता है, सिकुड़न होने लगता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में सिकुड़न होने लगेगा और जैसे ही सिकुड़न होने लगता है फिर उसके बाद क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होता है ना, यहाँ पर और क्या पाया जाता है, डिस्चार्ज केनाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डिस्चार्ज केनाल पाया जाता है। तो जो पानी की अतिरिक्त मात्रा होगी वो इस डिस्चार्ज जो केनाल होता है वहाँ पे जाता है और डिस्चार्ज केनाल के माध्यम से पानी जो होता है मतलब वाटर जो होता है वो अतिरिक्त वाटर वो क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, सिस्टोल कहा जाता है। कौन सी क्रिया कहते हैं हम, सिस्टोल कहते हैं। अर्थात कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से डिस्चार्ज केनाल के माध्यम से अतिरिक्त वाटर का बाहर निकलना क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। कैसे होता है, देखो अब इसमें क्या होता है, सिकुड़न, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में क्या होता है, सिकुड़न होगा। सिकुड़न होने के बाद है ना, सिकुड़न होने के बाद ये क्या होता है, डिस्चार्ज केनाल। क्या होता है ये, डिस्चार्ज
कैनाल होता है, ठीक है, क्या है, डिस्चार्ज कैनाल। अब इसी डिस्चार्ज कैनाल के माध्यम से पानी जो होता है वो क्या होता है, अतिरिक्त जो वाटर होती है वो बाहर निकलने लगता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहेंगे। क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे, ठीक है। तो ये हुआ सिस्टोल, और अतिरिक्त जो वाटर होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया होगी। अब कैसे होगी, एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, सर्वप्रथम देखो हम क्या जानते हैं कि पैरामीशियम जो होता है वो एक्वाटिक एनिमल्स होती है ना, एक्वाटिक एनिमल्स होती है। अब ऑस्मोरेगुलेशन कैसे देखेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, तो परासरण नियंत्रण होता है, जिसमें वाटर की अतिरिक्त मात्रा का नियंत्रण कैसे होगा, है ना। तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, ऑस्मोरेगुलेशन में किया जाता है। तो ऑस्मोरेगुलेशन अर्थात वाटर की अतिरिक्त जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करने के लिए पैरामीशियम के बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होता है वो पैरामीशियम के अतिरिक्त में प्रेजेंट जो वाटर की अतिरिक्त मात्रा होगी उसको क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। कैसे नियंत्रित करता है, तो साइटोप्लाज्म में जैसे ही वाटर की अत्यधिक मात्रा होती है, ठीक, तो क्या होता है कि वहां पर प्रेजेंट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम का जो कैनाल होता है वहां पर वाटर जो होता है वो क्या होता है, जमा होने लगेगा। उसके बाद ये जो कैनाल होता है वहां से वाटर कहाँ जाता है, फीडर कैनाल में जाता है। फीडर कैनाल को क्या कहते हैं हम, रेडियल कैनाल भी कहते हैं। फीडर कैनाल को क्या कहा जाता है, रेडियल कैनाल भी कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद पानी जो होता है कहाँ चला गया, फीडर कैनाल में चला गया। ये जो फीडर कैनाल होता है वो किस में खुलता है, एम्पुला में खुलता है। तो वाटर जो होता है एम्पुला में आ जाता है। एम्पुला किस में खुलता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में खुलता है। तो वाटर जो होता है एम्पुला से होते हुए किस में चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में चला जाएगा, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो बेसिक जो नॉलेज है ये यही कहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में। तो क्या होता है, जैसे ही पूरे बॉडी की जो वाटर की जो अतिरिक्त मात्रा होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, पूरे बॉडी की जो वाटर जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में आने के कारण इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का जो आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स का आकार बढ़ने लगेगा। जैसे ही इसका आकार बढ़ने लगता है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहेंगे। क्या कहेंगे, डायस्टोल कहेंगे। और एक निश्चित आकार अर्थात कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स होती है वो एक निश्चित आकार ग्रहण करने के बाद इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में क्या पैदा होता है, सिकुड़न पैदा होता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में सिकुड़न पैदा होता है फिर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में डिस्चार्ज कैनाल प्रेजेंट होगा। ये जो डिस्चार्ज कैनाल होता है यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में अतिरिक्त मात्रा में जो वाटर होती है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। तो इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, सिस्टोल कहेंगे, ठीक। क्या कहेंगे, सिस्टोल कहेंगे। तो इस प्रकार से पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, ऑस्मोरेगुलेशन पाया जाता है। क्या प्रेजेंट होता है, ऑस्मोरेगुलेशन, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पैरामीशियम में न्यूट्रिशन पढ़ा, जो कि न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जो कि प्राणी के समान न्यूट्रिशन होता है, ठीक। जिसमें क्या था, जिसमें क्या था, अंतर्ग्रहण था, पाचन था और अवशोषण था, स्वांगीकरण था तथा भोजन का क्या होता है, बहिष्करण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, रेस्पिरेशन पढ़ा। रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा हमने, रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन तथा एक्सक्रीशन जो होता है वो पैरामीशियम के बॉडी सरफेस पर विसरण के माध्यम से होता है। अर्थात विसरण के द्वारा जो घुली हुई ऑक्सीजन होगी वाटर में वो बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तथा CO2 और जो अन्य उत्सर्जी मटेरियल्स होती है वो विसरण के द्वारा शरीर के बाहर चला जाता है। हमने ये पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन कैसा होता है वो पढ़ा, है ना। इसमें क्या होता है, टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है वो इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। क्या होता है कि भोजन जितना भी बॉडी का जितना भी अतिरिक्त मात्रा होगा वो कहाँ चला जाता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में चला जाता है, जिससे इसका आकार बढ़ जाता है, जिसको हम डायस्टोल कहेंगे, है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि इसमें एक निश्चित आकार पैदा मतलब एक निश्चित आकार लेने के बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में अचानक सिकुड़न होती है। सिकुड़ने के बाद क्या होता है, डिस्चार्ज कैनाल के माध्यम से वाटर जो होती है वो शरीर के बाहर निकल जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पैरामीशियम में जो वाटर की अतिरिक्त मात्रा होती है
वो क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आस्मो रेगुलेशन की क्रिया जो होती है वो पैरामीशियम में पाई जाती है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छा से पढ़ना पे, क्योंकि ये मतलब शॉर्ट नोट्स में आता है। ठीक है।